की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 2 का, जिसका उन्वान है बेतकल्लुफ़ी। सबक बेतकल्लुफ़ी को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने जो इसके मुसन्निफ थे कन्हैयालाल कपूर, इनके हवाले से बात की, आपकी ज़िंदगानी की बारे में बात की हमने, और साथ ही आपकी तर्ज तहरीर की खुसूसियात क्या क्या थी उनका हमने मालूमात हासिल की। दूसरे हिस्से के अंदर हमने सबक बेतकल्लुफ़ी का मुताला किया कि बेतकल्लुफ़ी क्या है, इसमें आराम है कि इसमें आज़ार है, किस किस तरह की तकलीफ़ें कन्हैयालाल कपूर को इस बेतकल्लुफ़ी सबक के अंदर हुई हैं, वो सब के बारे में हमने मुताला किया। अब मैं तीसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से के अंदर हम हमारे सबक से मुताल्लिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे, सवालों की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का तीसरा हिस्सा, मश्की सवालात। बच्चों, बेतकल्लुफ़ी और तकल्लुफ़ी दोनों हद से ज़्यादा हों तो परेशानी का सबब बन जाती हैं। ना तो बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ करना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ बनना चाहिए। तवाज़ुन के मुताबिक तकल्लुफ़ी कहाँ हमें इस्तेमाल करनी है वही इस्तेमाल करना चाहिए, और बेतकल्लुफ़ी कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए, कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, उसी तरह से हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। सवाल जवाब की तरफ आते हैं। पहला सवाल है, बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है? जो बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं वो किस किस तरह से परेशान करते हैं, किस किस तरह की मुश्किलात में फंसा देते हैं। कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है बेतकल्लुफ़ दोस्तों की वजह से, कई बार परेशानियां दूसरी उठानी पड़ती हैं, हादसे होते होते बचते हैं। एक बार कन्हैयालाल कपूर अपना किस्सा सुना रहे थे कि एक दोस्त जो इनसे बेतकल्लुफ़ था, खुला हुआ था, उसने तो इन्हें दरिया के अंदर ही धक्का दे दिया था। तो तरह तरह की परेशानियां सामने आती हैं। देखिए आप कि बेतकल्लुफ़ी से कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। बेतकल्लुफ़ दोस्त लिहाज नहीं रखते और तरह तरह की फरमाइशें करते हैं, किसी का कोई लिहाज नहीं रखते, कोई भी आ जाए कोई भी चला जाए, किसी के सामने कुछ भी बोल दिया, किसी के भी सामने कुछ भी हरकत कर दी, हर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बेतकल्लुफ़ी की परेशानियां बता रहे हैं। संजीदगी और शाइस्तगी से नहीं रहते हैं, दोस्त की हर चीज़ पर अपना हक समझते हैं, चाहे कुछ भी हो वो सोचेंगे कि ये दोस्त की है तो इसको मेरी तरह पूरी तरह मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ तक कि दोस्त के कपड़ों पर भी उनकी नज़र रहती है। कन्हैयालाल कपूर बता रहे थे कि मेरे एक दोस्त हैं कि जो कमीज़, पतलून, कोट, टाई और जो भी वो ले जा सकते हैं कपड़े, वो सारे के सारे वो मांग कर ले जाते हैं कि इस्तेमाल करके थोड़े दिन बाद लौटा दूंगा। तो इस तरह की बेतकल्लुफ़ी परेशानी का सबब बनती है। अब अगर उनको कपड़ों की ज़रूरत पड़ी या उन चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि जो दोस्त ले गए, तो वो क्या करेंगे, किससे मांगने जाएंगे? बेतकल्लुफ़ दोस्त अच्छे और बुरे का ख्याल नहीं करते हुए किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हैं और मजाक उड़ाने से भी बाज नहीं आते, गालियां बकते हैं एक दूसरे को। अब देखते नहीं कि किस मुताले के अंदर बैठे हुए हैं, किन शख्सों के साथ बैठे हुए हैं, कैसे हालात के अंदर बैठे हुए हैं, रंजीदा हैं, गमज़दा हैं, कुछ आलिमाना गुफ्तगू किसी के साथ हो रही है और बेतकल्लुफ़ दोस्त आया और गाली बकना शुरू, उधम धाड़ शुरू, हंगामा शुरू। तो ये बेतकल्लुफ़ी जो है कई तरह की परेशानियां अपने साथ लेकर आती है। बेतकल्लुफ़ दोस्त अपने साथी की जान खतरे में डालने में भी झिझक महसूस नहीं करते। आपको बताया अभी कि एक साथी ने इनको दरिया के अंदर धक्का दे दिया था पीछे से। अब अगर तैरना नहीं आए तो इंसान तो डूब कर मर जाए। तो बेतकल्लुफ़ी से कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं। सवाल नंबर 2 है, ठेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह किया है? कन्हैयालाल कपूर ने अपने इंशाइये के अंदर मशहूर नावल निगार ठेकरे का जिक्र किया है। विलियम ठेकरे जो कोलकाता में पैदा हुए थे, लेकिन इंग्लिश नावल वो लिखते थे और बहुत अच्छे किस्म के, उम्दा किस्म के नावल लिखते थे। तो उनके नावल का किरदार था कि वो जब भी अपने किसी दोस्त के पास जाता तो उससे उसकी कमीज़ मुस्तार लेता था, उधार लेता था कमीज़, और वो उसको इस्तेमाल करके वापस लौटाता था। तो इस किरदार का इन्होंने जिक्र किया है। ठेकरे ने अपने किरदार का जिक्र करते हुए लिखा है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त उसकी एक कमीज़ ज़रूर मुस्तार लिया करते थे। मुस्तार यानी उधार लेते थे। तो इस तरह के एक किरदार का इन्होंने बताया है, बयान किया है अपने नावल के अंदर ठेकरे ने। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 के अंदर ज़ौक़ का वही शेर दिया गया है कि ए ज़ौक़
तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहते हैं ज़ौक़ के तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर। तो ज़ौक़ कहना चाह रहे हैं कि तकल्लुफ नहीं करना चाहिए, तकल्लुफ के अंदर तकलीफ के सिवा कुछ भी नहीं है। जब तकल्लुफ करता है इंसान तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी मैसर नहीं होता। मान लीजिए आप किसी के यहाँ पर मेहमान बनकर गए, अब सामने खाना पीना बहुत उम्दा किस्म का रखा हुआ है, बढ़िया बढ़िया नेमतें वहाँ पर रखी हुई हैं। अब खाने के लिए आपको कहा जाता है कि खाइए, तो आप क्या कहते हैं तकल्लुफ के अंदर कि नहीं मेरा तो पेट भर रहा है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं खाना खाकर आ गया। अब आपका मन उसको खाने को कर रहा है उन नेमतों को, लेकिन आप तकल्लुफ की वजह से नहीं खाते हैं। ऐसे ही कई तरह के वाकयात तकल्लुफ की वजह से होते हैं। तकल्लुफ के अंदर परेशानियां ही परेशानियां हैं। तो ज़ौक़ कहते हैं कि ज़ौक़ तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, आराम में है वो जो तकल्लुफ नहीं करता। इस मिसरे में ज़ौक़ कहते हैं कि इंसान को कभी भी तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। तकल्लुफ करने वाले इंसान को सिर्फ तकलीफ और महरूमियत ही हासिल होती है, हर चीज से महरूम होता जाता है। वो मना करता जाएगा तकल्लुफ के अंदर, मन में तो है उसके, लेकिन तकल्लुफ यानी मैंने बताया था आपको, तकलीफ उठाकर कोई काम करना, बनावटी एतबार से कोई काम करना, दिखावे के लिए कोई काम करना। सामने रसगुल्ले रखे हुए हैं बढ़िया वाले, गुलाब जामुन रखे हुए हैं उम्दा किस्म के, खाने का मन कर रहा है, लेकिन तकल्लुफ के अंदर कि नहीं साहब मैं नहीं खाऊंगा, आप खाइए, मैं खाना खाकर आया हूं, मेरा पेट भर रहा है। ये तकल्लुफ है। अब तकल्लुफ के अंदर वो रसगुल्ले भी छूट गए, वो गुलाब जामुन भी छूट गए, वो नेमतें भी उससे छूट गई, महरूम हो गए उन चीजों से। तो तकल्लुफ के अंदर सरासर तकलीफ है, यही ज़ौक़ ने बताया है। लेकिन कन्हैया लाल कपूर कहते हैं कि ज़ौक़ को वो दोस्त नहीं मिले जो कन्हैया लाल कपूर को मिले हैं। वो बेतकल्लुफ दोस्त अगर उनको मिल जाते, जो हमने सबक में पढ़े हैं उनके दोस्तों के किस्से, अगर वैसे दोस्त ज़ौक़ को मिल जाते तो ज़ौक़ कभी भी ये शेर नहीं लिखते। वो ये कहते हैं कि तकल्लुफ में जो है आराम ही आराम है और बेतकल्लुफी में आज़ार ही आज़ार है। तो ये खुद के ऊपर बीती हुई हालात के ऊपर है कि किस तरह के दोस्त और किस तरह के सामने आते हैं। बहरहाल ये बताया गया है कि अच्छे दोस्तों की पहचान तो बेतकल्लुफी से ही है, दोस्तों के बीच में तकल्लुफ नहीं होता। फिर भी तकल्लुफ इंतहा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बेतकल्लुफी भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोनों बमुताबिक तवाज़ुन रहना चाहिए और बैलेंस उनका बना रहना चाहिए। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। यहाँ पर बच्चों कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनको आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। मुहावरों को तो जुमलों में इस्तेमाल करना है, साथ ही इन मुहावरों के माने भी आपको बताने हैं कि इनके मतलब क्या हैं। तो देखिए, पहला मुहावरा है, हींग लगे ना फिटकरी और जाहिरदारी का रंग भी नुमाया हो जाता है। तो हींग लगे ना फिटकरी में का माने है कि कुछ खर्चा नहीं होना, कुछ मेहनत नहीं लगना और काम अपना वैसे के वैसे ही हो जाना। ना हींग लगी ना फिटकरी और रंग भी चोखा। ये कहावत पूरी इस तरह से है, ज़रबुल मिस्ल, तो बगैर खर्चे और मेहनत के काम अच्छा हो जाना। और इसका जुमले में इस्तेमाल देखिए, मैंने जुमलों में इस्तेमाल किया है, आपको दूसरे मौजू के ऊपर इसका जुमला बनाना है। यहां से आपको जुमला बनाने का तरीका देखना है और बनाना आपको खुद को है। देखिए इस जुमले को कि असलम ने अपने भाई की बेटी की शादी में ही अपनी बेटी की शादी भी कर दी। उसका ना हींग लगा ना फिटकरी और रंग भी चोखा आ गया, खर्चा ही नहीं हुआ जरा सा भी। उसके भाई की बेटी की शादी हो रही थी और उसी शादी के अंदर, उसी एहतमाम के अंदर उसने अपनी बेटी की भी शादी कर दी, साथ साथ सारा काम हो गया। उसके भाई का ना तो कुछ खर्चा हुआ और ना कुछ मेहनत लगी, सारा काम पहले से ही था इंतजाम और वो सारा काम आसानी से हो गया। इसलिए इस्तेमाल किया जाता है हींग लगे ना फिटकरी, यानी कुछ खर्चा ना हो और काम पूरा हो जाए। दूसरा था, छठी का दूध याद आना, शदीद मुसीबत और परेशानी का सामना होना। दुश्मन ने, हिंदुस्तान ने अपने दुश्मनों को छठी का दूध याद दिला दिया, बहुत ज्यादा परेशान कर देना, हार की हालत में पहुंचा देना, शिकस्त होने के करीब पहुंचा देना। तो देखिए, अपना मकान बनाने में मुझे छठी का दूध याद आ गया, यानी इतनी मेहनत लगी, इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अगला है यहां पर, दांतों में उंगलियां दबाना। दांतों में उंगलियां कब दबाते हैं? जब हैरत में पड़ जाते हैं, ताज्जुब की हालत में होते हैं। इस ताज्जुब और हैरत का मुकाम, हैरत में पड़ना, ताज्जुब। और इसका जुमला किस तरह से बनाया मैंने कि इतनी कम उम्र में उमैजा के जहन की वुसअत देखकर रशीद ने दांतों तले उंगलियां
दबा ली। ऐसी चीज देख लेना कि जिसको अक्ल तस्लीम ना करें तो फिर इंसान दांतों तले उंगली तो दबाएगा ही ना, तो दांतों तले उंगली दबाना उस जगह इस्तेमाल किया जाता है। आगे आते हैं, यहां पर कुछ लफ्ज दे रखे हैं, उन लफ्जों के अंदर आपको पहचान करना है कि वो वाहिद है और जमा है, और फिर वाहिद के जमा बनाने हैं और जो जमा है उसके तुम्हें वाहिद बनाने हैं। वाहिद के माने होते हैं एक अकेला, यक्ता, यगाना, जिसके साथ दूसरा नहीं हो, और जमा का मतलब जो एक से ज्यादा हो, जो मुनफरिद ना हो, जो फर्द ना हो, अकेला ना हो, कई लोग उसके साथ हो। जैसे लड़का एक तो कई लड़के, लड़के, लड़का वाहिद और लड़के जमा। देखिए यहां पर वाहिद और जमा, पहला है अपना हाथ, हाथ है वाहिद, एक हाथ, और दूसरे हाथ के बारे में ही बात हो रही तो दो हाथ का हाथों, जमा। जूती वाहिद है और इसकी जमा होगी जूतियां। फर्ज वाहिद है, इसकी जमा होगी फराइज। सवाल वाहिद है, सवाल की जमा होगी सवालात। कई सवालात हो गए अब यहां पर। जवाबात, ये बताइए वाहिद है कि जमा है? जवाबात जमा है और जमा का वाहिद बनाना है तो इसका हो गया जवाब। निशानात वाहिद है या जमा है बताना है आपको, जल्दी जल्दी बताना है, साथ साथ मेरे पढ़ते रहना है इसको। निशानात जमा है और निशान वाहिद है। टोपियां जमा है और टोपी वाहिद हो गई इसकी। एहसानात जमा है और एहसानात का वाहिद है एहसान। जंगल वाहिद है और इसका जमा होगा जंगलात। मंजिल वाहिद है कि जमा है? हाँ वाहिद है, तो इसका जमा क्या होगा? मनाजिल। एक से ज्यादा मंजिलों के बारे में यहां पर भी बात की जा रही है। आगे आते हैं, अब यहां पर कुछ जुमले तुम्हें दे रखे हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है आपको। कि देखिए, अकबर ने एक कहानी पढ़ी, अकबर ने एक कहानी पढ़ी, पढ़ ली उसने, कहानी पढ़ चुका है वो। हमीद खाना खा रहा है, हमीद खाना खा रहा है, उसने पढ़ी और ये खा रहा है। मैं कल जयपुर जाऊंगा, कब जाऊंगा? कल जयपुर जाऊंगा। यहां पर बच्चों जमाने के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? जमाने के बारे में। यहां आपको कवाइद के मुतालिक समझाया जा रहा है और कवाइद के अंदर आपको जमाना बताया गया है। जमाने की तीन किस्में होती हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। कितनी किस्में होती है जमाने की? तीन किस्में। कौन कौन सी? एक तो होती है माजी, माजी यानी जो गुजर चुका है, जो काम हो चुका है। अकबर ने कहानी पढ़ी, पढ़ तो नहीं रहा ना अभी, पढ़ी, जो पहले पढ़ ली तो ये क्या हो गया? माजी। फिर है हमीद खाना खा रहा है। दूसरी किस्म क्या है जमाने की? हाल, हाल यानी जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो काम अभी जारी है, वो हाल में आएगा। तो हमीद खाना खा रहा है, खा रहा है ना खाना हमीद, देखो तुम्हारे पास हमीद बैठा हुआ खाना खा रहा है, तो अभी खा रहा है, तो वो क्या हो गया? कौन सा जमाना हो गया? वो हो गया हाल के अंदर पहुंच गया दूसरा जुमला। और तीसरा जुमला मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुस्तकबिल वो जो आने वाला है, कल के लिए, जो आने वाला कल है, जो आने वाले वक्त में काम होगा, उसको कहेंगे मुस्तकबिल। मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा। अब जयपुर जाऊंगा तो कब जाऊंगा? आने वाले वक्त की तरफ इशारा हो रहा है कि जो आने वाला कल है उसमें जाऊंगा। अगर मैं कहता कि मैं जयपुर जा रहा हूं तो मैं अभी जा रहा हूं, तो वो हाल हो जाता। और मैं कहता कि मैं तो जयपुर जा चुका, पहले ही जयपुर पहुंच गया हूं, पहुंच चुका हूं, तो वो क्या हुआ? माजी हुआ, बीते हुए जमाने के अंदर मैं जयपुर में पहुंच चुका हूं। लेकिन यहां पर इस्तेमाल किया गया है जयपुर जाऊंगा, तो जाऊंगा यानी आगे वाले जमाने के अंदर जाऊंगा, आने वाले जमाने में जाऊंगा। तो देखो, इन जुमलों में पढ़ी, खा रहा है और जाऊंगा से काम करने का वक्त मालूम हो रहा है।
पहले जुमले में कहानी पढ़ने का काम गुजरे हुए वक्त में हुआ, उस जमाने को माजी कहते हैं। जो गुजरे हुए जमाने में काम हुआ उसे माजी कहते हैं। दूसरे जुमले के अंदर खाने का काम मौजूदा वक्त में हो रहा है, इस जमाने को हाल कहते हैं। जो गुजर गया उसको माजी, जो खाना खा रहा है दूसरे जुमले में जो वक्त बयान हो रहा है वो है हाल। और फिर तीसरे जुमले में जयपुर जाने का काम आने वाले वक्त में होगा, यह जमाना मुस्तकबिल कहलाता है। तो ये जमाने की 3 किस्में हो गई। इन 3 अक़साम को आपको याद रखना है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। ऐसे ही याद करना है आपको। माजी जो गया गुजर चुका है, पीछे है। हाल हम खड़े हुए हैं हाल के अंदर, जो मैं हूं वो हाल हूं। और आगे जो आएगा वो क्या है, वो मुस्तकबिल है। हमारे आगे मुस्तकबिल होता है, पीछे हाल होता है, पीछे माजी होता है और बीच में हाल के अंदर हम खड़े होते हैं, हाल के अंदर हम हैं। तो यहां से आपको इसको नोट कर लेना है, समझना है, अपने जहन में इसको रखने की कोशिश करनी है। यहां पर फिर अमली काम आपको दिया गया है। इस सबक के जिन जुमलों पर आपको हंसी आती हो अपनी कॉपी में लिखिए। सबक हमने पढ़ा, सबक पढ़ते वक्त कई बार ऐसे मौके आए कि मुझे भी हंसी आ रही थी और आपको भी हंसी आ रही होगी, आप भी हंस रहे थे। तो जिन जुमलों पर आप हंसी आती है आपको पढ़ने के बाद, मुझे हंसी आती है, तो वो मैंने लिख लिए हैं। आपको जिन जुमलों को अच्छे लगते हैं, हो सकता है वो अलहदा हों, मेरे पसंद आए हुए जुमलों से अलहदा जुमले हों। तो जो जुमले आपको पसंद आए, जिन जुमलों की मुसन्निफ की जिस बात के ऊपर आपको हंसी आ रही है, चाहे धक्का देने की बात के ऊपर हंसी आ रही हो दरिया के अंदर, या आपको टिकट फाड़ने की बात पर हंसी आ रही हो कि कुली को बुला के कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ जाएंगे, इसका टिकट फाड़ दिया दिल्ली जाने वाले का कि तो बाटा नगर जाएंगे, या फिर खाना मंगवाने के वक्त कि कितने सारे समोसे, क्रीम रोल, आइसक्रीम वगैरह का ऑर्डर दिया था, केक वगैरह का ऑर्डर दिया था, उस वक्त हंसी आ रही थी। या फिर जहन्नम के अंदर पहले आप करने के अंदर जन्नत में भिजा दिया गया था, जन्नत के अंदर गर्दन पकड़कर गोते लगवाए गए थे दोस्त से मिलते वक्त। तो किन जुमलों के ऊपर आपको हंसी आई, वो जुमले आपको अमली काम के तहत अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं, कॉपी के अंदर उसको लिखने हैं, साफ सफाई से लिखने हैं, खुशखत लिखने हैं। यहां पर बच्चों सबक का यह हिस्सा पूरा हो गया है और इस हिस्से के साथ ही हमारा सबक भी मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ, अगले वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।